वेलकम बच्चों। आज हम आपके लिए सिटी जो अपनी पुस्तक है भाग 1 उसमें संकलित कविता नंबर 15 और उसका शीर्षक है मेघ आए, यानी कि जो कविता है मेघ आए। मेघ मीन्स बादल, मेघ का अर्थ होता है बादल। यहाँ पर सबसे पहले हम उनका कवि परिचय करवाएंगे, कविता का सारांश बाद में। यहाँ पर कवि का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कवि का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनका जो जन्म है वो 1927 में हुआ था और इनका जन्म स्थान जो है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। इनकी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उच्च शिक्षा प्राप्त की और इन्होंने आजीविका के लिए अनेक कष्ट उठाए। इन्होंने हिंदी साहित्य की रचना की। संपादक के रूप में उनकी प्रतिभा दीनमान तथा बाल पत्रिका पराग में उभरी थी। इनकी मृत्यु सन 1983 में हुई। इन्हें भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
रचनाएं कुआनो नदी, इन्होंने अपनी अनेक रचनाएं लिखी हैं। कुआनो नदी, जंगल का दर्द, काठ की घंटियां, काठ की घंटियां, एक सूनी नाव, जंगल का दर्द, बांस का पुल, आदि। हिंदी साहित्य क्षेत्र में इन्होंने अनेक रचनाओं की रचना की। सक्सेना जी की कविता में जीवनानुभूति के विविध रंग दृष्टिगोचर होते हैं। उन्होंने ग्रामीण संवेदना के साथ साथ में शहरी मध्यम वर्गीय जीवन में भी व्याप्त दुख सुख का सफल उद्घाटन किया है। मानव मन की गुत्थियों के उलझाव को व्यक्त करने में भी इनकी कविता सफल रही है। इनकी भाषा शैली सरल, सहज और व्यवहारिक, भावपूर्ण तथा प्रभावमयी है। असाधारण भाषा का प्रयोग इन्होंने कहीं भी नहीं किया। वे अपनी बात सीधी सीधी भाषा में कह देते हैं। मुख्य रूप से मुक्तक रचनाएं लिखी हैं और अप्रस्तुतों और बिंबों की रचना से इनके काव्य की विशेषता बन पड़ी है। प्रेम प्रसंगों के साथ ही कवि ने समसामयिक जीवन की विसंगतियों का भी यथार्थ वर्णन किया है। इस कारण ये शिल्प विधान की अपेक्षा विषय वस्तु को अधिक महत्व देते थे। कविता के सार में इन्होंने बताया है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कविता मेघ आए प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त कविता है। ये आपको यहाँ पर कवि परिचय करवाया था, तो उसके बाद अब यहाँ कविता का जो सार है वो बता रही हूँ। आने पर यानी कि बादलों के आने पर धरती के प्राकृतिक उपादान उमंग में झूम उठते हैं। पूरी कविता मानवीकरण का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। पूरी कविता के अंदर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि प्राकृतिक वस्तु जो भी है उनमें मानवीय जड़ चेतन की जो क्रियाएं हैं उनका वर्णन, उनका आरोप है। प्राकृतिक उपादान उमंग में झूम उठते हैं। कवि ने प्रकृति का मानवीकरण करते हुए उमंग, उत्साह, उपालंब और आदि भावों को बड़े सजीव ढंग से चित्रित किया है। मेघ रूपी बादलों के आने जिसे आगे आगे हवा चली जाती है और धूल आती है, यानी कि जैसे बादलों के आने से पहले धूल उड़ती है, वह धूल लगता है कि हम जो मेहमान आए हैं उनके आने से पहले संदेश देने पहुंच गई है। उसके बाद इन्होंने छोटी बच्चियों का और धूल का एक ऐसा उदाहरण किया है कि वहां पर बच्चों की जो क्रीड़ाएं हैं वो देखते ही बनती हैं। गली, जब कोई घर में मेहमान आता है गली के अंदर, तो गली के लोग उनको देखने के लिए उमड़ पड़ते। कोई दरवाजा खोलता है तो कोई खिड़की खोलने लगता है। तो इस प्रकार यहाँ भी कहा गया है कि जब बादल आते हैं तो गली मोहल्ले में जो खिड़की दरवाजे खुलने लगते हैं। बादलों के आने से पहले एक बहुत तेज हवा चलती है, तो वो हवा क्या काम करती है कि घरों के जो हमारे दरवाजे खिड़कियां होते हैं वो खुलने लगते हैं, तो ताकि वो मेहमानों को अच्छी तरह से देख सके। जब गांव के अंदर कोई मेहमान आता है तो गांव के बुजुर्ग व्यक्ति जो होते हैं सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर बुजुर्ग व्यक्ति को एक बूढ़े पीपल के लिए प्रस्तुत किया गया है, और जो गांव के बाकी लोग होते हैं तो वो यानी कि जहाँ बुजुर्ग बैठे होते हैं वो एक विशेष स्थान होता है, चौपाल जिसको बोलते हैं, वहाँ पर मेहमान आता है। बूढ़ा पीपल उनका बुजुर्ग के हिसाब से जो उनका स्वागत करता है, और गांव के बाकी लोग जो होते हैं वो अपनी एड़ियों को उठाकर, अपनी गर्दन को उचका कर मेहमान को देखते हैं कि आज गांव में कौन मेहमान आया है। और उसके बाद है
कि जो धूल होती है वो शर्माती है, धूल वहां से अपने जो घाघरा है वो उठाकर, जैसे छोटी बच्चियां अपने कपड़े उठाकर भाग जाती हैं शर्मा करके, आंधी के साथ चलती हैं। बूढ़ा पीपल का स्वागत एक बुजुर्ग के लिए उनको किया, जैसे घर का कोई नौकर मेहमान के पैर धुलवाने के लिए आता है, पानी भर कर लाता है। इसी प्रकार तालाब जो है, हवा के चलने से तालाब के अंदर जो गंदगी होती है वो किनारे पहुंच जाती है और पूरा तालाब एक प्रांत, एक बर्तन होता है उसकी भांति लगता है, जैसे गांव का कोई गांव नौकर जो होता है घर का, वो मेहमान के पैर धुलवाने के लिए पानी लेकर आया है। और जब मेघ बरसते हैं तो धरती और बादलों का आपसी मिलन हो जाता है। जैसे बहुत दिनों के बाद घर में मेहमान आते हैं तो लगता है कि नायक नायिका बहुत खुश हो जाते हैं। ये यहाँ पर कविता का सार था। अब इसी में आगे के कड़ी में मैं इस कविता का जो सारांश है, व्याख्या है, अब वो करवाती हूँ, तो आप उस कविता की ओर ध्यान देंगे। यहाँ पर कविता में आए जो शब्द हैं उन शब्द का अर्थ भी बताती हूँ साथ में, तो सभी बच्चे इस कविता को ध्यान से सुनेंगे। मेघ आए, मेघ आए यानी बादल, बादल आए। बादलों को मेहमान का रूप दिया है कि जैसे मेहमान आते हैं। यहाँ पर कवि ने कहा है मेघ आए बड़े बंठन के समर के, क्योंकि बंठन के समर के तो मेहमान ही आते हैं। आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली। यहाँ पर मेघ, मेघ का अर्थ है बादल और ब्यार का अर्थ है हवा। यानी कि मेघ आए बड़े बंठन के, जब बादल या मेघ बड़े बंठन के आते हैं, यानी कि यहाँ मेहमान जो आए हैं उनका मानवीकरण किया है। ब्यार जो है उसको हवा कहा है। आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली, यानी कि ब्यार हवा, बादलों के आने से एकदम से हवा चलती है तो वो लगता है कि जो बच्चियां हैं वो नाचती गाती चल रही हैं। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। अब देखिए दरवाजे खिड़कियां, जब बादलों से पहले हवा चलती है तो घर के दरवाजे खिड़कियां खुलने लगते हैं। तो यहाँ पर भी मानवीकरण किया गया है कि घरों के दरवाजे खिड़कियां खोलकर जो स्त्रियां हैं वो मेहमान को देख रही हैं। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली। यहाँ पर गली गली शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। एक शब्द 2 बार प्रयोग होता है और दोनों का अर्थ समान होता है, तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, यानी कि जब मेहमान, पाहुन, पाहुन कहते हैं मेहमान या कोई अतिथि होता है, तो जब मेहमान गांव में कोई शहर का मेहमान आता है तो सभी लोग बड़े खुश हो जाते हैं और वो उनको देखने के लिए दरवाजे खिड़कियां खोलकर देखना शुरू करते हैं। मेघ आए बड़े बंठन के समर के, यानी कि गांव के अंदर मेहमान बड़े बंठन के समर के आए तो बादल बड़े बंठन के समर के आए। दूसरी पंक्तियां हैं, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। अब देखिए जो पेड़ हैं, गांव के अंदर जो पेड़ खड़े हैं या शहर में भी खड़े होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बादलों के आने से पहले जब हवा चलती है तो वो पेड़ अपनी गर्दन को उचकाने लगते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ उन जो पेड़ हैं उन्हें गांव के अन्य व्यक्तियों का उसके अंदर मानवीकरण किया है कि गांव के जैसे लोग गर्दन उचका उचका करके किसी को देखते हैं, तो इस प्रकार पेड़ भी गर्दन उठा उठा करके मेहमान को देख रहे हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, यानी बादलों के आने से पहले जो हवा चलती है, जो धूल होती है, वो शरारत में शर्मा कर अपना घाघरा उठा करके भागती है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी, नदी भी अपने प्रवाह को रोक लेती है। बादलों के आने से पहले जो हवा चलती है तो हवा में पानी ठिठक जाता है, तो इसलिए यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है कि नदी जो है उसने भी अपने पानी को रोक लिया और वह भी अपने मुख पर उसने अपना पल्लू डाल लिया, यानी कि अपना घूंघट
खिसका लिया। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, यानी कि जो पूरा वातावरण था वो इतना सुंदर हो गया। नदी जो थी वो भी मेहमान को तिरछी नजर से, यानी बादलों को तिरछी नजर से देख रही है और अपने मुख पर उसने अपना पल्लू, अपना घूंघट खिसका लिया है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। आगे कवि ने कहा है, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जैसे गांव के अंदर कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले उसका स्वागत गांव का बूढ़ा व्यक्ति करता है। तो बूढ़ा पीपल, पीपल को आप पहले ही जानते हैं कि बड़ा बुजुर्ग होता है और काफी पुराना होता है, तो इसलिए बूढ़ा पीपल को गांव के बुजुर्ग व्यक्ति की संज्ञा दी है, उसका मानवीकरण किया गया है कि जब गांव में कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले चौपाल के अंदर बैठा हुआ जो बूढ़ा बुजुर्ग होता है वही मेहमान का स्वागत करता है। इस प्रकार यहाँ भी जब बादल आए तो बादलों का सबसे पहले जो स्वागत है वो आगे बढ़कर पीपल ने किया। जुहार मतलब जुहार का मतलब होता है आदर करना या सम्मान करना, आदर या सम्मान देना, ये होता है इसका अर्थ। यहाँ पर चितवन अभी मैंने लिख नहीं पाई हूं, यहाँ पर चितवन, चितवन कहते हैं तिरछी नजर, यानी कि वो तिरछी नजर से देख रही थी। और यहाँ पर बाकी चितवन यानी कि तिरछी नजर से उनको देख रही थी। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, जैसे अभी मैंने बताया कि बूढ़े पीपल ने भी आगे बढ़कर जुहार की, उनको नमस्कार किया। बरस बाद सुध लीनी बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। बरस बाद, बरस बाद का मतलब होता है बरस बाद, यानी कि एक वर्ष के पश्चात, एक वर्ष के पश्चात, बरस बाद कहते हैं एक वर्ष के पश्चात। सुध लेना, सुध लेना, हाल चाल जानना, हाल चाल जानना कि एक वर्ष के बाद सुध लेनी। बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की। यहाँ लता, लता का अर्थ आप जानते होंगे, जो बेल होती है, बेल होती है यानी कि किवाड़ के पीछे, उसमें अकुलाई यानी कि विरह के कारण जो लता बादलों को उल्हाना दे रही है कि एक वर्ष के बाद हमारी सुध ली है, चलो एक वर्ष के बाद सुध ली, और वो शर्मा करके ओट हो किवाड़ की, किवाड़ की ओट में यानी कि किवाड़ के पीछे हो जाती है। हर्षाया, हर्षाया कहते हैं खुश होना, हर्षाया का मतलब हुआ खुश, खुश हो। तालाब, हर्षाया ताल लाया पानी प्रांत भरकर। यहाँ ताल का मतलब होता है तालाब, जो पोखर बोलते हैं जिसको। पानी प्रांत भरकर, यहाँ प्रांत एक बर्तन का नाम है, यहाँ पर कहेंगे एक चौड़ा बर्तन जिसको हम प्रांत कहते हैं, सभी के घरों में होती है, सभी जानते भी हैं उसको। ताल लाया, जब घर के अंदर कोई मेहमान होता है तो ऐसा लगता है कि घर का नौकर किसी बर्तन में, एक चौड़े बर्तन में मेहमान के पैर धुलवाने को पानी लेकर के आता है। तो इसी प्रकार जब बादल आते हैं और तालाब जो है एक नौकर का किरदार निभाते हुए लगता है कि एक बड़ा बर्तन, यानी कि तालाब एक बड़ा बर्तन हो जाता है, उसकी तरह पानी प्रांत भर करके लेके आया मेहमान के पैर धुलवाने के लिए। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। मेघ जब गांव के अंदर बड़े बंठन के संवर के आते हैं तो पूरी प्रकृति मेघों का इतना सम्मान, भरपूर सम्मान करती है। अगली पंक्तियां हैं, क्षितिज अटारी गहराई दामनी दम के। अब यहाँ पर आता है आपका क्षितिज किसको कहते हैं। क्षितिज का अर्थ वहां होता है जहां जमी और आसमान दोनों मिलते हैं, जहां जमी और आसमां दोनों मिलते हैं। आसमां का मतलब आसमान, दोनों मिलते हैं, एक क्षितिज से क्षितिज तक।
दोनों मिलते हैं क्षितिज से क्षितिज तक, यहाँ तक इसको हम अटारी अटारी कहते हैं। जैसे भवन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसे टॉप या शिखर कहते हैं, तो इसी प्रकार यहाँ पर क्षितिज। आगे कवि ने कहा है कि मेघ क्षितिज रूपी अटारी पर चढ़ गए हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमके, यहाँ है दामिनी, दामिनी कहते हैं जो आसमानी बिजली होती है, आसमानी बिजली बोलते हैं जिसको, वो उसका तड़ित भी कहते हैं। और दामिनी यहाँ होती है दमकी, दमकी का मतलब चमकी। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि मेघ क्षितिज रूपी अटारी पर पहुंच गए हैं और उनके आने पर बिजली चमक गई। जैसे मेहमान के आने पर लाइटें प्रकाश कर दिया जाता है, तो इसी प्रकार वहां पर मेहमानों के आने पर जो है वो आसमान अटारी पर चढ़ गई है, मेघ रूपी अटारी पर चढ़ गई है। तो वहां पर जो बिजली है वो दामिनी, वो दमक कर वहां पर प्रकाश कर रही है। क्षमा करो गांठ खुल गई है अब भरम की, उसने कहा कि हम तो भरम में पड़े हुए थे कि तुम कभी भी नहीं बरसोगे, लेकिन आज हमारा भरम टूट गया, क्षमा कर दो। क्षमा करने का मतलब माफ करना, भरम कहते हैं संदेह, हमें भरम था कि तुम नहीं बरसोगे। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, बांध टूटा यानी कि जो बेसब्री का बांध था वो टूट गया है और अब झरझर, झरझर कहते हैं आंखों से जैसे सावन भादों की झड़ी लग जाती है, तो इसी प्रकार वर्षा की झरझर करके बरसने लगी है। अश्रु ढर के जैसे आंख से आंसू निकलते हैं, तो इसी प्रकार बादलों से भी वर्षा होने लगी है। मेघ आए बड़े बंठन के समर के, क्योंकि यहाँ पर नायक जो नायिका थी उनका मिलन हो गया, यानी कि धरती और आसमान दोनों का मिलन हो गया और खुशी के आंसू छलक पड़े हैं, यानी कि बह चले हैं। मेघ आए बड़े बंठन के समर के। बच्चों यहाँ पर बहुत से जो अभी ये वर्ड मीनिंग करवाए हैं, बाकी ये वर्ड मीनिंग आपको आपकी पुस्तक में भी मिल जाएंगे। तो ऐसा करेंगे आप कि इन वर्ड मीनिंग को भी आप अच्छी तरह से याद करेंगे और ये जितनी व्याख्याएं मैंने करवाई हैं, इन व्याख्याओं के आपको अर्थ ग्रहण संबंधी जो प्रश्न हैं वो भी आपको उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं, कवि परिचय भी लिखना है, व्याख्या आपको पूरी याद करनी है और याद करने के उपरांत आप उसको अपनी नोटबुक पर जो रफ है उसके ऊपर लिखने का भी बार बार अभ्यास करेंगे ताकि आपको ये सब अच्छी तरह याद हो जाए। अब जो विशेष बात है, इस पूरी कविता के अंदर मानवीकरण अलंकार का सुंदर उदाहरण दिया गया है। प्रत्येक कविता मानवीकरण के लिए ये प्रसिद्ध है और साथ में इसमें अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश, अभी झरझर, झरझर में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार था, यहाँ गली गली में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार था। जैसे वो क्या नाम है, धूल भागी घाघरा उठाए, ऐसे इस प्रकार के कुछ हैं। यहाँ पर मानवीकरण के साथ साथ में अनुप्रास अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार के बहुत उदाहरण हैं, इसमें आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर झुक झांकने, झुक झांकने में अनुप्रास अलंकार है और यहाँ पर बाकी चितमन बूढ़ा पीपल आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद, बरस बाद सुधलिनी, इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर आप अलंकारों को यहाँ पर देख लेंगे, वैसे आपकी पुस्तक में भी लिखा हुआ है। ये पूरी पोयम आप अच्छी तरह से याद करेंगे और इनके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। जितने करवाए हैं अभ्यास के प्रश्न मैं कल लेकर के आऊँगी दूसरी वीडियो में, तब तक आप इस काम को कीजिएगा।